अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पंजाब बायोलॉजी का जो न्यू बुक है आप लोगों की उसका चैप्टर नंबर 1 शुरू किया है और चैप्टर नंबर 1 में मैं ऑलरेडी 16 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। ये मेरे ख़्याल में लेक्चर नंबर 17 है मेरा। छोटे छोटे लेक्चर्स मैं बना रहा हूँ, इसी वजह से नंबर ऑफ़ लेक्चर्स ज़्यादा हो रहे हैं। हमने आज डिस्कशन करनी है क्लास एम्फीबिया के हवाले से। हमने एम्फीबिया के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने हैं कि ये क्या होते हैं। सो मैं आप लोगों को फ़्लो चार्ट दिखा देता हूँ, जो कि हर लेक्चर के अंदर मैं यही फ़्लो चार्ट साथ लेके जा रहा हूँ। आप लोग देखेंगे इसमें यहाँ पर मौजूद है। हमने फाइलम पोरिफेरा, नाइडीरिया, प्लेटीहेलमिन्थीज़, एस्केलमिन्थीज़, मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, ये सारे इनवर्टिब्रेट्स से इस पे अलग अलग लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ। फिर हम डिस्कशन कर चुके हैं कॉर्डेट्स के हवाले से। फाइलम कॉर्डेटा हमने पढ़ा है। हेमी कॉर्डेटा मैंने आप लोगों को बताया था आपकी बुक में नहीं है। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर हमने इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स पढ़े हैं। उसके अंदर सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा हमने डिस्कस किया है। इसके बाद हमने क्रेनिएटा, जो कि आप लोगों की बुक में वर्टिब्रेट्स के नाम से मेंशन है, वो डिस्कस किए हैं। और उसमें लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पाइसेस, क्लास कॉन्ड्रिक्टीज, साइक्लोस्टोमेटा और ऑस्टिक्टीज डिस्कस किए हैं। जो मेरा लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 16, उसमें मैंने पाइसेस या फ़िश को डिस्कस किया है। कॉन्ड्रिक्टीज, साइक्लोस्टोमेटा और ऑस्टिक्टीज को थोड़ा सा आप लोगों की बुक में जो हार्ड फॉर्म है उससे थोड़ा सा क्या है चेंज है। स्पेशली ये वाला लेक्चर मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि सॉफ्ट फॉर्म में जो इंटरनेट पे बुक अवेलेबल हो गई थी उसमें ये टॉपिक था, और जब हार्ड फॉर्म में बुक पब्लिश हो गई तो उसमें इस टॉपिक का स्टाइल जो है वो थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया था, चेंज कर दिया था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिमेनिंग टॉपिक ऑलमोस्ट सारे के सारे सेम होंगे। हमने इस वाले लेक्चर के अंदर जो अभी डिस्कशन शुरू करनी है, ये ब्लू पोर्शन जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, इस पे हमने डिस्कशन करनी है। टेट्रापोडा हमने शुरू करना है। टेट्रापोडा का मतलब हमने वो एनिमल्स डिस्कस करने हैं जिसके 4 लिम्स होते हैं। दूसरे अल्फाज में आप लोग बोल सकते हैं, चलो आसानी के लिए, कि जिनके 4 लेग्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है, लेकिन 4 लिम्स मौजूद हो तो उनको हम टेट्रापोडा बोलेंगे। उसमें से सबसे पहला जो ग्रुप है टेट्रापोडा में, वो है एम्फीबियंस और रिप्टाइल्स। दूसरा ग्रुप हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारी डिस्कशन फिर क्लास एव्स, बर्ड्स के हवाले से और मैमल्स के हवाले से होगी। सो एम्फीबियंस और रिप्टाइल्स इस लेक्चर में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप लोग ये एम्फीबियंस के पिक्चर्स देखेंगे। एम्फी का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी कभी बताया होगा कि एम्फी का मतलब होता है टू और बियंस का मतलब होता है इन्वायरमेंट। तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि जितने भी एम्फीबियंस होते हैं ये 2 इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। 2 इन्वायरमेंट का मतलब कि ये सपोज़ करते हैं हमारे पास एक एनिमल है, फ्रॉग है या क्या है, ये रहता है सपोज़ करते हैं फॉर वाइल लैंड के ऊपर, लेकिन एग ले करने के लिए इनको कहाँ पर जाना होगा, इनको वाटर के अंदर जाना होगा। और वाटर के अंदर एग ले होने के बाद इंडिविजुअल्स बनेंगे और वो वापस लैंड पे आएंगे। सो आप देखिए कि इनका जो लाइफ है वो स्विच हो रहा है बिटवीन लैंड एंड वाटर। तो हम बोलेंगे ये 2 इन्वायरमेंट में रहते हैं, इस वजह से बोलते हैं एम्फीबियंस। इसका मतलब 2 इन्वायरमेंट में रहने वाले एनिमल्स। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बुक में आसान से डिस्कस किए हैं, मैं ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स समझा देता हूँ। सबसे पहले लिखा है कि इट इज़ फर्स्ट क्लास ऑफ टेट्रापोडा। फर्स्ट क्लास ऑफ टेट्रापोडा का क्या मतलब है कि अगर हम 4 लेग्स वाले एनिमल्स को देखते हैं या 4 लिम्स वाले एनिमल्स देखते हैं तो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये उनमें सबसे पहले आता है। इससे पहले आप लोग डिस्कस कर ले क्या मौजूद थे, फ़िश मौजूद थे, लेकिन फ़िश के तो लेग्स नहीं होते। सो एम्फीबियंस के बाद हम डिस्कस करते होते हैं रिप्टाइल्स आते हैं। रिप्टाइल्स के बाद हम डिस्कस करते होते हैं बर्ड्स आते हैं, और बर्ड्स के साथ साथ हम डिस्कस करते होते हैं मैमल्स आते हैं। ये सारे के सारे जो 4 ग्रुप्स आपको नज़र आ रहे हैं ये टेट्रापोडा है, और हमेशा हम एम्फीबियन सबसे पहले इनमें डिस्कस करते हैं। तो इस वजह से बोलते हैं कि ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ टेट्रापोडा है। 4 लिम्ब्ड एनिमल्स में ये सबसे पहला ग्रुप है जो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बना है। दे हैव बोनी एंडोस्केलेटन।
बोनी एंडोस्केलेटन का मतलब होगा कि इनके बॉडी में स्केलेटन अंदर की तरफ होता है। अगर आप लोग फ़िश इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर देखेंगे सो मैंने वहाँ पर डिस्कस किया है कि कुछ फ़िश ऐसे होते हैं जिनमें कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है। कार्टिलेजिनस स्केलेटन का मतलब उनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज से बना होता है। लेकिन अगर हम एम्फीबियंस की बात करेंगे सो इनमें बोन्स मौजूद होते हैं और वो बोन्स बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं बोनी एंडोस्केलेटन। इससे पहले आप लोगों ने ग्रुप डिस्कस किया है, उस ग्रुप को आप लोग बोलते थे आर्थ्रोपोडा। सो वहाँ पर आप लोग बात करते थे कि उसमें एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है। यहाँ आप बोलेंगे कि एक्सोस्केलेटन नहीं होता बल्कि एंडोस्केलेटन है और वो बाकायदा बोन से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया है कि अनलाइक फिश एम्फीबियंस हैव अ नेक। याद रखना है आप लोगों ने कि फ़िश में नेक नहीं होता। दूसरे अल्फाज में आप लोग बोल सकते हैं कि जितने भी फ़िश होते हैं वो अपने हेड को मूवमेंट इस वजह से नहीं दे सकते क्योंकि उनका जो हेड है वो डायरेक्ट बॉडी के साथ क्या होता है, अटैच्ड होता है। बीच में जो नेक है वो पोर्शन उनका होता ही नहीं है। लेकिन अगर हम एम्फीबियंस की बात करते हैं तो आप लोग बोलेंगे इनका नेक होता है। सपोज़ करते हैं कि अगर आप फ़िश से पूछते हैं कि आप पानी पीते हैं तो वो नॉड नहीं कर सकता, सर अपना नहीं हिला सकता। लेकिन अगर आप एम्फीबियन से पूछते हैं कि आप पानी पीते हैं तो वो नॉड कर सकता है, अपना हेड जो है वो क्या कर सकता है, उसको मूव कर सकता है। और ये सारे का सारा क्रेडिट किसको जाता है, ये नेक को जाता है। क्योंकि हम भी जब अपना सर हिला रहे हैं आप लोग देख ले तो ये किसकी वजह से है, ये अपने नेक की वजह से है। उसकी वजह से हम अपने हेड को मूवमेंट दे रहे होते हैं। याद रखना है कि नेक की वजह से ये मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि हमारे नेक का जो पहला वर्टिब्री है, जो वर्टिब्रल कॉलम जिसको आप लोग बोलते हैं, बैक बोन जिसको बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी जिसको आप लोग बोलते हैं, उसका जो पहला वर्टिब्री है, जो पहला आप लोगों को वर्टिब्रल कॉलम का बोन नज़र आ रहा है, उसको हम सर्विकल वर्टिब्री बोलते हैं। सर्विकल वर्टिब्री हम उस वर्टिब्री को बोलते हैं जो हमारे नेक में मौजूद होगा। सो फिश में ये वर्टिब्री नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इन एम्फीबियंस में ये सर्विकल वर्टिब्री या नेक में वर्टिब्री मौजूद होता है। इसी की वजह से आप बोलेंगे कि उसकी मदद से ये अपने स्कल को क्या करता है, मूव कर रहा होता है। और मूव करते हुए ये अपने सर को ऊपर नीचे कर सकता है, नॉड कर सकता है, हाँ कर सकता है। वैसे आप लोगों को मैं अगर मज़े की बात बताऊं तो ना नहीं कर सकता, हाँ ये कर सकता है। इसका मतलब ऊपर नीचे ये अपने सर को क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। और ये क्यों नॉड कर सकता है, क्योंकि आप लोग डिस्कस करेंगे सारे का सारा क्रेडिट जाता है सर्विकल वर्टिब्री को। यह फर्स्ट वर्टिब्री जो इसमें मौजूद होता है, रीढ़ की हड्डी का जो पहला बोन होता है उसकी मदद से। देयर स्किन इज स्मूथ विदाउट स्केल एंड मॉइस्ट। आप लोगों ने इससे पहले फ़िश डिस्कस किए हैं, तो फ़िश में आप लोगों ने पढ़ा है कि उनके स्किन पे क्या मौजूद होते हैं, स्केल्स मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर स्केल की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके स्किन को अगर इवन देखा जाए तो वो मॉइस्ट होता है। मॉइस्ट मीन कि हर वक्त उसके ऊपर वाटर का एक लेयर मौजूद होगा। उसके ऊपर आप लोग डिस्कस करेंगे कि वाटर के लेयर होने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? दिस मॉइस्ट सरफेस हेल्प इन गैशियस एक्सचेंज। इसी स्किन की मदद से आप बोलेंगे कि फ्रॉग में या कोई भी एनिमल हो उसमें गैशियस एक्सचेंज भी होता है। इसी की मदद से, अपने स्किन की मदद से ये टेम्परेचर भी रेगुलेट कर रहे होते हैं। और आप लोग डिस्कस करेंगे कि इवन जो स्किन होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ वाटर में भी यूटिलाइज हो रहा होता है। सो स्किन जो एम्फीबियंस के अंदर मौजूद होता है वो ना तो ड्राई होता है, ना उसमें आप लोग डिस्कस करेंगे कि स्केल्स मौजूद होते हैं, बल्कि स्किन काफ़ी सारे रोल प्ले कर रहा है। एग्जामिनर अगर इनकेस बीच में पूछता है कि स्किन कौन कौन से रोल प्ले कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि गैशियस एक्सचेंज में, टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर में, और इसी के साथ साथ आप लोग डिस्कस करेंगे कि एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ वाटर में भी स्किन इन्वॉल्व होता है। आगे नोट किया है कि देयर हार्ट इज़ सिंगल सर्किट। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब भी आप लोग फ़िश की बात करते हैं तो फ़िश का जो हार्ट होता है वो सिंगल सर्किट होता है। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर बात करते हैं तो आप लोग बोलेंगे कि इनका जो हार्ट है वो डबल सर्किट होता है।
सिंगल सर्किट हार्ट में मैंने बोला था कि ब्लड सिर्फ और सिर्फ वन टाइम आके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। डबल सर्किट हार्ट में आप लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, बाद के चैप्टर्स में आप लोग बोलेंगे। हार्ट के अंदर आप लोग बोलेंगे 2 दफ़ा ब्लड आके पूरे बॉडी में क्या हो रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। तो सिंगल सर्किट हार्ट फिश में होगा, इसमें डबल सर्किट हार्ट मौजूद होता है। इट इज़ 3 चैम्बर्ड हार्ट विद 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। जब आप लोग फ़िश की बात कर रहे थे सो वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा था कि फ़िश के हार्ट में 2 चैम्बर्स होते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल हम उसको नाम देते हैं। अभी अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। उन 3 चैम्बर्स में से 2 को हम बोलते हैं एट्रिया और 1 को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। इसी के साथ साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे तो रेप्टाइल्स के हवाले से आप लोग डिस्कस करेंगे कि उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड, इवन हमारे और बर्ड्स का भी आप लोग डिस्कस करेंगे कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अगर आपका कोई टीचर है या आपके साथ कोई फ्रेंड्स वगैरह है और वो कभी भी डिस्कस कर लेते हैं कि नहीं एम्फीबियंस के हार्ट के 5 हिस्से होते हैं, 5 चैम्बर्स होते हैं, तो एक अंदाज से वो भी सही बोल रहा है, क्योंकि 3 चैम्बर्स ये होते हैं और 2 चैम्बर्स अलग होते हैं जो कि हम काउंट कर भी रहे होते हैं और नहीं भी कर रहे होते। तो कोई मसला नहीं है, आप लोग अपनी बुक के अंदर जो 3 चैम्बर्ड वाली बात है यही याद रखें। They respires by gills in the larval stage and by the lungs and skin in adult stage। याद रखना है आप लोगों ने कि जो एम्फीबियंस है उसमें गैशियस एक्सचेंज कब कैसे अकर हो रहा होता है। जब ये यंग स्टेज में हो, ये वाटर के अंदर पाए जाते हैं, आप लोग बोलते हैं टेडपोल हम उसको बोलते हैं। एक उसका टेल होता है और उसके साथ दूसरा यहाँ पर एक हेड होता है। तो जब ये लार्वल स्टेजेस में हो, दूसरे अल्फाज में आप लोग बोलेंगे कि जब ये यंग एज में होते हैं, नए नए जब ये वाटर के अंदर बनते हैं तो सांस लेते हैं ये गिल्स की मदद से, जिस तरह फ़िश अपने गिल्स की मदद से सांस लेते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। लेकिन जब ये लैंड के ऊपर आ जाते हैं और एडल्ट हो जाते हैं तो आप डिस्कस करेंगे कि फिर ये गैसेस एक्सचेंज स्किन की मदद से कर रहे होते हैं या लंग्स की मदद से कर रहे होते हैं। स्किन की मदद से स्पेशली जब ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं तो उस दौरान गैसेस एक्सचेंज करेंगे। कॉमनली फ्रॉग जो है वो सांस ले रहा होता है लंग्स की मदद से गैसेस एक्सचेंज, लेकिन जब हाइबरनेशन में चला जाता है तो स्किन की मदद से होगा। दे डिपेंड ऑन एक्सटर्नल हीट सोर्स एंड सो आर एक्टोथर्म्स। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब भी हम फ़िश की बात करते हैं और फ़िश के साथ साथ हम एम्फीबियंस की बात करते हैं तो ये अपने बॉडी का टेम्परेचर ख़ुद नहीं रेगुलेट कर सकते, हमेशा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे रिलाई करते हैं। तो इस वजह से हम फ़िश और एम्फीबियंस दोनों को बोलते हैं एक्टोथर्म्स। लेकिन अगर इन केस हम बात करते हैं, सपोज़ करते हैं फॉर वाइल रिप्टाइल्स, बल्कि रिप्टाइल्स भी इसमें आते हैं, बर्ड्स और मैमल्स की अगर हम इन केस बात करते हैं, रिप्टाइल्स इसी में आते हैं। सो आप लोग बोलेंगे कि जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं ये दोनों अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ख़ुद कंट्रोल करते हैं। तो इस वजह से इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्म्स बोलते हैं। रिप्टाइल्स आप लोग इसमें ऐड करेंगे। जो भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं रखते उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक्टोथर्म्स बोलते हैं। मैंने कहीं जिक्र आप लोगों के सामने किया होगा कि एक फ्रॉग उठाए, एक बर्तन में डाल दें और बर्तन में पानी डाल दे और उस बर्तन को आप आग के ऊपर रखें, चूल्हे के ऊपर रखें। यहाँ पर आग की वजह से, फायर की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, लेकिन फ्रॉग यहाँ से इस वजह से जंप नहीं करेगा इस पानी से, क्योंकि फ्रॉग अपना जो टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट के मुताबिक क्या कर रहा होता है, एडजस्ट कर रहा होता है। जैसे जैसे हीट बढ़ रहा होता है उसी के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करता है। इसको ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं एक्टोथर्म्स। लेकिन अगर आपको मैं एक बर्तन में डाल दूँ और वहाँ पर फायर जलाना शुरू कर दूँ तो आप अपने बॉडी का टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर सकते, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर हर वक्त 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, आप वहाँ एडजस्ट नहीं हो सकते। They cannot regulate their body temperature and cannot maintain it constant। constant नहीं होगा, चेंज होगा। मैंने बोला इन्वायरमेंट के साथ चेंज हो रहा होता है। So they are poikilotherm animal and hibernate in winter। चूँकि विंटर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा
बढ़ जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो ये हाइबरनेट हो जाते हैं। समझो कि ये टेम्पररी ड्यूरेशन के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं, टेम्पररी ड्यूरेशन के लिए आप समझो कि ये सो जाते हैं और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बेल्स वगैरह के अंदर जो है वो चले जाते हैं, ताकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है वो क्या कर दे, उसकी हेल्प की मदद से अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर दे। ऐसे एनिमल्स को जो अपने बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखते बल्कि चेंज करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, इसको हम बोलते हैं पोइकेलोथर्म एनिमल या एक्टोथर्म एनिमल। कोई मसला नहीं है, दोनों एक ही है। इसकी जो एग्जांपल्स है वो है सैलमेंडर, न्यूट्स है, इसके साथ साथ मड पपीज़ एंड टेल्ड एम्फीबियंस। डिफरेंट टाइप्स के एम्फीबियंस, फ्रॉग है, टोड है, वो सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं। फ्रॉग एंड टोड आर टेललेस एम्फीबियंस एंड सेसिलियंस आर लेगलेस एम्फीबियंस। स्पेशली ये जो सेसिलियंस है इसके ऊपर मेरी तरफ से आप लोग स्टार लगा ले, एक्टोथर्म के ऊपर मेरी तरफ से स्टार लगा ले, पोइकेलोथर्म्स की मदद से के ऊपर मेरी तरफ से आप लोग स्टार लगा ले। पेपर में यही पॉइंट्स आप लोगों से पूछे जाएंगे। ये ग्रुप है पूरे का पूरा एम्फीबियंस का और इसके कोई लेग्स नहीं होते, ये लेगलेस एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस आर यूनिसेक्सुअल का मतलब कि इनके मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है मेल फीमेल एक ही इंडिविजुअल होगा। फर्टिलाइजेशन इज़ यूजुअली एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल का मतलब है कि बाहर की तरफ ये एग ले करेंगे, साथ में ये स्पर्म जो है वो रिलीज़ कर देंगे और वाटर में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और इनकी सर्वाइवल अकर हो रही होगी। सो खैर जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो ज़रूरी है, बाकी इतने ख़ास मुश्किल इसके अंदर बातें नहीं होगी। एम्फीबियंस के बाद जो दूसरा ग्रुप हमारा शुरू होता है वो है रिप्टाइल्स। हम रिप्टाइल्स के बारे में भी 5-7 मिनट के लिए डिस्कशन कर लेते हैं और इसमें भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल आप लोग अभी डिस्कस करेंगे कि ये बिल्कुल एम्फीबियंस की तरह होते हैं। सो अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो सामने मेरे चैनल का नाम नज़र आ रहा है, काका खेल्स बायोलॉजी। अपने फ्रेंड्स को मैसेज में बता दें कि ये वाला चैनल जो है लाइक करे, सब्सक्राइब करे। लाइक सब्सक्राइब करना है या नहीं करना, लेकिन उनको बता दें कि अगर इनकी इस लेक्चर्स देखने हैं तो मेरा इरादा है मैं पूरा कोर्स अपलोड करूँगा। सो हमने रिप्टाइल्स के हवाले से डिस्कशन करनी है कि रिप्टाइल्स जो है वो क्या होते हैं। सबसे पहले रिप्टाइल्स के आप लोग यहाँ पर पिक्चर देख ले। क्रोकोडाइल भी रिप्टाइल में आता है, टर्टल वगैरह सारे के सारे जो स्नैक्स होते हैं वो सारे के सारे आप बोलेंगे कि किस में आते हैं, रिप्टाइल्स में आते हैं। और एक कैरेक्टरिस्टिक तो यहाँ पर भी आपको याद होना चाहिए, रिप्टाइल का एक एग दिया गया है, इस पे अभी हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि रिप्टाइल्स क्या करते हैं वो एग्स लेकर रहे होते हैं और उन एग्स के अंदर इंडिविजुअल बनते हैं। ये सारे मेम्ब्रेन वगैरह जो लिखे हैं इस पे मैं अभी डिस्कशन करने लगा हूँ। पहला पॉइंट रिप्टाइल के बारे में लिखा है कि रिप्टाइल्स आर फर्स्ट एनिमल ग्रुप दैट पोजेस एमनियोटिक एग्स। याद रखना है आप लोगों ने कि जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं ये इंडिविजुअल्स यहाँ पर रिप्टाइल्स एग्स लेकर रहे होते हैं। जब ये एग ले करते हैं तो आप बोलेंगे कि उन एग्स में एम्ब्रियो के अराउंड एक मेम्ब्रेन बनता है और उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एमनियन। एमनियन आपने डिस्कस करना है कि ये एक मेम्ब्रेन है जो कि किस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, यंग स्टेज में जब एम्ब्रियो बनता है उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो रिप्टाइल्स में चूँकि एमनियोटिक एग्स है या एमनियोटिक सेक मौजूद है, सो हम रिप्टाइल्स के बारे में बोलेंगे कि ये क्या है, ये एमनियोट्स है। लेकिन अगर इनकेस यही पॉइंट फ़िश के हवाले से आ जाए या इसके अलावा एम्फीबियंस के हवाले से आ जाए, सो आप लोग बोलेंगे कि फ़िश और एम्फीबियंस दोनों के दोनों एन एमनियोट्स होते हैं। एन एमनियोट्स का मतलब कि उनमें ये मेम्ब्रेन नहीं होता। ये काफ़ी फेमस MCQs है जो कि बाद में इवन आप लोगों के MDCAT एंट्री टेस्ट में भी आएगा। फ्रॉग और फिश जो है वो एन एमनियोट्स है और रिप्टाइल्स के बाद सारे के सारे एमनियोट्स हो जाते हैं। एमनियोटिक एग्स कौन से होते हैं? दीज एग्स मेक प्रोटेक्टिव एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एमनियन, एलेंटॉइन एंड कोरियन। मैंने स्टार्ट में आप लोगों को वो पिक्चर दिखाया था यहाँ पर जो आपकी बुक में है कि ये हमारे पास एग है और इसमें आप लोग देख लीजिए एम्ब्रियो बन रहा है। तो इस एम्ब्रियो के अराउंड आप लोग देख लीजिए जो प्रोटेक्टिव लेयर बन रहा है, एग के अंदर प्रोटेक्टिव लेयर बन रहा है, इसको हम बोलते हैं एमनियन। ये वाला जो लेयर आपको नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं एलेंटॉइस।
ये वाला जो लेयर बाहर नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं कॉरियन, और यहाँ पर यॉक के अंदर फूड मौजूद होता है तो इसको बोलते हैं यॉक सेक। सो कहीं अगर इनकेस पूछा जाता है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन से है, वो कौन कौन से मेम्ब्रेन है जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करते हैं, सो आप बोलेंगे कि ये 4 मेम्ब्रेन इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तभी आप लोग डिस्कस करेंगे कि इनको हम एमनियोट्स बोलते हैं। यहाँ पर 3 लिखे हैं लेकिन आप लोग यॉक सेक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। These membrane protect the embryo from drying out, nourish it and enable it to develop on land। ज़ाहिरी सी बात है कि एम्ब्रियोज़ जो है अभी तो वो वाटर के अंदर नहीं सर्वाइव कर रहे, वो लैंड के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं ना, तो उनको फूड चाहिए होगा, उनको प्रोटेक्शन चाहिए होगा। वो फूड और प्रोटेक्शन सारे का सारा कौन प्रोवाइड करता है, ये मेम्ब्रेन इनको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अगर मेम्ब्रेन नहीं होंगे तो ये जो एग है ये ड्राई हो जाएगा, और अगर ड्राई हो जाएगा तो उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो नहीं बनेगा। सो नरिशमेंट मीन उनका फूड भी इन्हीं मेम्ब्रेन में यॉक सेक में से आता है, और उनका जो प्रोटेक्शन है वो भी यही मेम्ब्रेन्स जो है वो कर रहे होते हैं। आगे डिस्कस किया है कि द एमनियोटिक एग आल्सो कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक, द प्राइमरी फूड सप्लाई फॉर द एम्ब्रियो। मैंने आप लोगों को जिस तरह अभी बताया डायग्राम में कि यॉक सेक एक स्ट्रक्चर था एग के अंदर, इस यॉक सेक के अंदर आप बोलेंगे कि मौजूद होता है एक सब्सटेंस और उसको हम बोलते हैं यॉक। यॉक जो आप लोग अंडा खाते हैं ना, उस अंडे का जो येलो पार्ट होता है उसको हम यॉक बोलते हैं। और ये यॉक क्या चीज़ है, आप बोलेंगे कि ये फूड है, असल में ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, तभी तो हम अंडा खाते हैं क्योंकि हमें सुबह सुबह सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल जाते हैं। तो एग में ये यॉक हमारे लिए तो नहीं बना कि हम अंडा जो है वो नाश्ते में खा लेंगे, लेकिन ये इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए बना है ताकि वो क्या करे, वो सर्वाइव करता रहे। Such eggs have abundant albumin which provide additional nutrients and water। एग के बारे में मैंने अभी बोला कि जो येलो पार्ट है उसको हम यॉक बोलते हैं, लेकिन इसी एग के अंदर अगर आप लोग देखते हैं तो इसमें जो वाइट पोर्शन होता है वो सारे का सारा अल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो अल्ब्यूमिन प्रोटीन है इसका काम क्या है, इसको न्यूट्रिएंट्स जमा करने हैं और वाटर जमा करना है। अल्ब्यूमिन प्रोटीन का सबसे जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो यही है कि ये अपने पास वाटर जमा कर देता है, और फिर वो जो एग है उनको वैसे भी तो इंडिविजुअल को, एम्ब्रियो को यॉक न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, तो अल्ब्यूमिन में वाटर स्टोर है, वो उनको वाटर भी प्रोवाइड कर देता है और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर देता है। तभी हम बोलते हैं कि अंडा एक बैलेंस डाइट है, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी मौजूद है, न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद है, वाटर भी मौजूद है, काफ़ी सारी चीज़ें एग के अंदर मौजूद होती है। द एमनियोटिक एग्स आर आल्सो कवर्ड विद अ लेदरी or calcareous shell which is partially permeable to gases but not to water। अगर आप लोग इस एग को देखते हैं सो आप लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर एक शेल बना होता है, वो शेल कॉमनली आप लोग बोलेंगे कि कैल्शियम का बना होता है। सो कैल्शियम का शेल होगा या लेदरी शेल होगा, ये और मैंने खुद से लगाया है क्योंकि ये सेंटेंस में छोटा सा मिस्टेक था, या लेदरी एग होंगे या कैल्शियम के बने एग होंगे। इन कैल्शियम के शेल्स के अंदर आप बोलेंगे कि गैसेस का एक्सचेंज तो हो सकता है, CO2 और O2 का एक्सचेंज तो हो सकता है, लेकिन वाटर इसकी मदद से अंदर और बाहर की तरफ नहीं जा सकता। पार्शियली स्मॉल अमाउंट में हो सकता है लेकिन वो नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा। सो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि शेल मौजूद है, शेल प्रोटेक्शन के लिए होता है, लेकिन उसके अंदर से गैसेस जो है वो पास हो सकते हैं। रिप्टाइल हैव ड्राई स्केली स्किन्स, याद रखना है आप लोगों ने। फ़िश में हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पर भी स्केल्स होते हैं, एम्फीबियंस में हमने डिस्कस किया वहाँ पर स्केल्स नहीं होते बल्कि उनका तो स्किन मॉइस्ट होता है। रिप्टाइल्स में आप लोग बोलेंगे कि इनका जो स्किन है वो ड्राई होता है, क्योंकि यहाँ पर तो गैसेस एक्सचेंज वगैरह ने कोई काम नहीं करना। ड्राई इस वजह से है ताकि वाटर लॉस ना हो। The bony endoskeleton of reptile is harder than amphibians। फिश में आप लोगों ने डिस्कस किया था कि कार्टिलेजिनस स्केलेटन भी हो सकता है। एम्फीबियंस में आप लोगों ने पढ़ा कि हमेशा बोनी स्केलेटन होगा, और रिप्टाइल्स में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमेशा बोनी एंडोस्केलेटन होगा और काफ़ी रिजिड होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, काफ़ी हार्ड होगा। सो एम्फीबियंस में भी बोन्स मौजूद होते हैं, रिप्टाइल्स में भी होते हैं। द स्कल इज़ लॉन्गर देन एम्फीबियंस।
ये तो खैर आसान सा पॉइंट है। आप लोग अगर इनकी इस बॉडी इनकी देखते, क्रोकोडाइल को देख ले, स्नेक वगैरह की, तो इनकी पूरी जो बॉडी है वो लॉन्ग है और इनका स्कल भी क्या होता है, लॉन्ग होता है। इन रिप्टाइल्स द फर्स्ट टू सर्विकल वर्टिब्री एटलस एंड एक्सिस अलाउ मोर मूवमेंट ऑफ हेड। आप लोगों ने इससे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जब हम एम्फीबियंस की बात करते हैं सो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो सर्विकल वर्टिब्री है, सर्विकल वर्टिब्री वो जो नेक में मौजूद हो, हमारे नेक में भी यहाँ पर मौजूद है। सो एम्फीबियन में सिर्फ और सिर्फ एटलस मौजूद होता है। ये बात एमसीक्यूज़ के लिए अभी भी आप लोग याद कर ले, बाद में भी इसको पढ़ेंगे। एटलस वर्टिब्रल कॉलम के पहले वर्टिब्री को बोलते हैं। ये उस वर्टिब्री को बोलते हैं जो कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम का पहला है। बैक बोन का जो पहला बोन है उसको हम एटलस बोलते हैं और दूसरे को हम एक्सिस बोलते हैं। सो एम्फीबियंस में सिर्फ एटलस होता है और रेप्टाइल्स में एटलस और एक्सिस दोनों होते हैं। तो इस वजह से एम्फीबियंस का हेड का मूवमेंट लिमिटेड है, लेकिन आप डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर रेप्टाइल्स में जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा होता है। इन देयर हार्ट ventricle is incompletely partitioned into left and right ventricle। हमने डिस्कस किया था कि फ़िश के अंदर अगर हम चैम्बर्स की बात करते हैं हार्ट की तो 2 होते हैं। एम्फीबियंस की अगर हम बात करते हैं तो हार्ट के चैम्बर्स 3 होते हैं। रिप्टाइल्स में आप लोग डिस्कस करेंगे कि हार्ट के चैम्बर्स 4 होते हैं, लेकिन वो जो 4 चैम्बर्स है उनमें इनकम्प्लीट पार्टीशन है। इसका मतलब हो गया कि ब्लड थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहा होता है। कौन कौन से चैम्बर्स में मिक्स हो रहा होता है, स्पेशली जो हार्ट के वेंट्रिकल्स है उनके अंदर आप डिस्कस करेंगे कि ब्लड मिक्स हो रहा होता है। इसका मतलब ब्लड कम्प्लीटली एक दूसरे से अलग अलग नहीं होगा, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड। Reptiles like amphibians are ectotherm and use only heat source for thermoregulation। मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि जो फिश होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं और रेप्टाइल्स होते हैं, ये हमेशा एक्टोथर्म्स है और ये अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे रिलाई करते हैं। लेकिन अगर हम बर्ड्स और मैमल्स की बात करते हैं तो वो एंडोथर्म्स होते हैं, वो अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर पे रिलाई करते हैं। ये हर वक्त या तो धूप में बैठ जाएंगे या कहीं बेल्स के अंदर चले जाएंगे रेप्टाइल्स। क्यों? क्योंकि ये अपने बॉडी का टेम्परेचर कर रहे हैं, थर्मो रेगुलेशन कर रहे हैं, एक्सटर्नल हीट को यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल सोर्सेज को यूज़ करेंगे। अपने बॉडी के इंटरनल हीट इनका इनफ नहीं होता। दे कैन नॉट कीप देयर बॉडी टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट एंड आर कॉल्ड पोइकेलोथर्म्स। चलो पोइकेलोथर्म्स का डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखा है। वो एनिमल्स जो अपना बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखते उनको हम पोइकेलोथर्म्स बोलते हैं, और हम चूँकि कांस्टेंट रखते हैं तो हमें होम्योथर्म्स बोलते हैं। होम्यो का मतलब होगा सेम, लेकिन ये नहीं रखते। फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल। इंटरनल मीन स्पर्म और एग बॉडी के अंदर यूनाइट होंगे, वाटर के अंदर नहीं यूनाइट होंगे। दे आर ओविपेरस। ऊपर आप लोगों ने इतनी सारी डिस्कशन की है एग के बारे में, तो जो भी एनिमल एग्स ले करते हैं उनको हम बोलते हैं ओविपेरस, और जो बर्थ देते हैं यंग वंस को उनको हम बोलते हैं वेविपेरस। सो ये वेविपेरस नहीं है, ये यंग वंस को बर्थ नहीं देते बल्कि ये एग्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इस वजह से हम इनको ओविपेरस इंडिविजुअल्स नाम दे रहे होते हैं। मेरे ख्याल में कि इसमें कोई ज़्यादा मसले बातें नहीं हैं। मेरी तरफ से अगर इनके इस पेपर में आएगा सो आप लोग एक तो ये पोइकेलोथर्म्स वाला जो पॉइंट है ये हाईलाइट कर ले, एटलस और एक्सिस वर्टिब्री वाला जो पॉइंट है वो हाईलाइट कर दे। इसी के साथ साथ ये जो स्टार्ट वाले पॉइंट्स है जो एमनियन के हवाले से डिस्कस किए हैं या एमनियोटिक एग के हवाले से डिस्कस किए हैं, इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर ले। अक्सर आप लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि कोई लाइक शॉर्ट क्वेश्चंस या वो कर दे, तो वो मैं हर लेक्चर के एंड पे इस वजह से नहीं डिस्कस करता क्योंकि फिर वो तो आंसर आप लोगों को डायरेक्ट आते हैं। तो मैं चाहता हूँ पूरा चैप्टर ख़त्म हो तो फिर मैं आप लोगों से उसमें क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ वगैरह पूछूंगा। इसके अलावा कोई और सजेशन है तो वो मुझे दे सकते हैं। लेक्चर्स में से वैसे मैं सारे अपलोड करूँगा, थोड़े से स्लो होंगे क्योंकि मैं फुल टाइम टीचर हूँ और जगहों में बिज़ी होता हूँ, इस वजह से टाइम का इशू होता है। लाइक सब्सक्राइब शेयर अगर करना चाहे तो ज़रूर कर ले। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के मोबाइल से भी ये सब्सक्राइब कर ले जो है। और बाकी अगर कोई फ़ीडबैक देना है तो वो मुझे ज़रूर बताए कि इसमें मैं और क्या ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि अभी पूरा कोर्स तो रहता है, ये तो चैप्टर नंबर 1 है जस्ट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।